नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि आज हम लोगों ने गेस्ट को बुलाया हुआ है, जो कि ये एक एनजीओ रन कर रहे हैं। तो इस एनजीओ का नाम है चित्कार। तो हम सीधे मैम की तरफ चलते हैं कि मैम, ये एनजीओ कैसे आप रन करते हैं? सर, हमारे एनजीओ में हम अलग-अलग प्रोग्राम्स और अलग-अलग चीज़ें बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए करते हैं। जो भी सोसाइटी में उनको प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों को जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको पढ़ाई से रिलेटेड जो दिक्कत है, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और औरतों के लिए जो वो अपनी चीज़ों के लिए कुछ अवेयर नहीं है, मेंस्ट्रुअल चीज़ों में हम उनकी हेल्प करते हैं। मैम, जैसे अलंकता मैम, आप ये बताइए सेवा भाव क्या होता है? सर, सेल्फलेस हो गए, अगर आप किसी के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सेवा भाव होता है। आप अपना फायदा छोड़ रहे हैं उसमें, आप अपने, क्योंकि ज्यादातर एनजीओज एक, अगर कोई भी फाइनेंशियली हेल्प आई तो वो अपने में ही पहले ट्राई करेंगे कि उसका 10% ही जिनको एक्चुअल में नीड है उनके पास पहुंचे, बाकी बीच में ही बंदर बांट हो जाए तो वो सेवा भाव तो बिल्कुल नहीं होता। अपना स्वार्थ ना देखना। मीन्स अपना स्वार्थ ना देखते हुए आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक समाज को जोड़ने के लिए और ह्यूमन नेचर को एक से दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मैम, हम ये जानना चाहते हैं, आपकी ये जो संस्था है ये कब से चल रही है? सर, हमने चित्कार को आज से 4 साल पहले शुरू किया था। तब हम सभी कुछ 11th या 12th क्लास में थे, और करते-करते उस समय चित्कार एक यूथ कम्युनिटी थी। तो हम 5-6 लोगों ने साथ में मिलकर के मेंस्ट्रुअल ड्राइव्स की, उसका नाम हमने रेड रेवोल्यूशन रखा। हमने बच्चों के लिए प्रोग्राम किया, फूड ड्राइव्स की, क्लोथ डोनेशन ड्राइव की, और ऐसे करते-करते आज हमें 4 साल हो चुके हैं, और आज हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो रन करते हैं, और ओपन एरियाज़ में करते-करते आज हम कुछ बड़े स्कूलों में करते हैं प्रयागराज के। मैम, आपके हिसाब से समाज सेवा क्या होती है? सर, समाज सेवा, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो भी हमने किया एज अ टीम, तो हम सब ने अपनी क्वालिटीज और अपनी स्किल्स को समझा कि हम किस चीज में इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम में ऐसी क्या चीज है जो शायद सोसाइटी में हम इनपुट दे सकते हैं। हमने उन चीजों को समझा, और बिना सेल्फिश हुए हमने अपनी स्किल्स को, अपने टाइम को सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, और हमने चाहा कि जो चीजें हमारे पास हैं पहले से, हम उन चीजों में थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, वो हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास नहीं है, और उनकी हेल्प कर सके जितना ज्यादा हमसे हो सके। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जैसे आपने बताया क्लोथ ड्राइव, तो ये बेसिकली क्या होता है, कैसे आप समझाएंगे? सर, हम एक क्लोथ डोनेशन ड्राइव करते हैं, जो हम साल में 2 से 3 बार करते हैं। हमने इसे शुरू किया था आज से 4 साल पहले, दिवाली के 1-2 दिन पहले। उसमें हम लोगों से, हमारे जितने जान-पहचान के लोग थे, हम उनसे कॉन्टैक्ट करते थे, और जो भी कपड़े जो आप नहीं पहन रहे हैं, या आप हटा देते हैं, या आप किसी को दान करना चाहते हैं जो अच्छी कंडीशन में है, वो लोग हमें देते थे। उन कपड़ों को हम कलेक्ट करके और उन लोगों में बाँटते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। तो हम 4 साल से ये चीज़ कर रहे हैं। अब हमारी क्लोथ डोनेशन ड्राइव हर साल होती है, हमसे और ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और इस साल तो हमने काफ़ी बड़ी क्लोथ डोनेशन ड्राइव की थी, और वो अभी भी, मतलब क्योंकि हमारे पास इतने कपड़े हो चुके हैं कि हम अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो क्योंकि इस साल हमसे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े और उन्होंने काफ़ी कपड़े डोनेट किए, जिसकी वजह से हम 1 दिन में हमने सारे कपड़े हम डोनेट कर ही नहीं पाए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 20-25 दिन पे हम उस क्लोथ डोनेशन ड्राइव को कंटिन्यू रखें, और जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँच सकें, हम पहुँचे और उनकी हेल्प करें। तो अलंकृता मैम, ये रेड रिवॉल्यूशन क्या है, ये थोड़ा सा आपने अगर बताएं। रेड रेवोल्यूशन चित्कार का एक इनिशिएटिव था, जो कि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, क्योंकि कई जगह पे लोग इसको एक बीमारी मानते हैं, महावरी उनके लिए एक बहुत बड़ा टैबू है, तो उनको हम नॉर्मलाइज करें जिससे वो उन चीजों के लिए बात कर पाए। कई बार औरतें समस्या से जूझती रहती हैं और वो अपने पति से भी नहीं बोल पाती हैं, दुनिया का तो क्या बोलूं। तो उसमें हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट कर पाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है।
अभी इसको कुछ ऐड करो। पता नहीं आज क्या है, इतनी गाड़ी जैसे हाईवे हो गया यहाँ पे। बोलो। एक हाँ, तो मेरे लिए ऐड कर देना ना। हाँ, तो अब मैं जिसने खत्म किया ना उसमें मैं कुछ ऐड करके हाँ। बोलूँ। और सर जैसे अलंकृता ने बताया कि हम लोगों को जो औरतें हैं और जो हमारी उम्र की लड़कियां हैं या हमसे छोटी लड़कियां हैं उनको हम इन चीजों के बारे में अवेयर करते हैं। और साथ ही साथ चित्कार का एक बहुत बड़ा सपना है कि हमें सबसे फास्टेस्ट हमें सबसे फास्टेस्ट सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आना है। हमें सबसे ज्यादा सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अभी भी उस चीज को हम लेकर चल रहे हैं। बस हम चाहते हैं लोग हमें सपोर्ट करें और जितनी जल्दी हम इस चीज को पूरा कर सकें। जी, जी, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये मैंने भी देखा है आज, मतलब शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मैं विलेज साइड की बात करूँ, तो ये बहुत बड़ा टैबू है, लोग बोलने से हिचकते हैं। तो इन सब चीज़ों को टैकल करना, ये समाज में जो भी चीज़ें रूढ़िवादिता कह सकते हैं, तो रूढ़िवादिता को हटाना और जो ओपन माइंड पर्सन्स हैं, वो समाज में आएँ और टीम का हिस्सा बने और ढेर सारी चीज़ें करें। जी सर, इसे बीमारी छोड़ करके अगर लोग हमारे जैसे समाज में जो लोग हैं इसे एक नॉर्मल चीज कर दें कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, तो उससे काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो मैम जैसा कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास संसाधनों की कमी है, तो आप उस समस्या को उस टाइम आप कैसे टैकल किया हो? सर हमारे साथ स्टार्टिंग में भी बहुत होता था और अभी इस साल हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जश्न चित्कार। उसमें सर रिसोर्सेस की प्रॉब्लम तो मतलब अगर आप काम कर रहे हैं और आप इतना ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं तो अक्सर होती है प्रॉब्लम्स। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो भी लोग हमारी हेल्प कर सके हम उन लोगों से कनेक्ट करें और हम उनसे हेल्प ले सकें। क्योंकि हमने ग्राउंड वर्क करके एक चीज सीखी है कि रिसोर्सेज बहुत हैं, लोग हेल्प करना चाहते हैं, या तो उन लोग तक कोई नहीं पहुंच पाता है उन चीजों को लेने के लिए, चाहे कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो या कोई किसी सामान से हेल्प कर रहा हो, या तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि हम किस पे ट्रस्ट करके वो चीजें दे सकते हैं या फॉरवर्ड उसे आगे कर सकते हैं। तो हमने काफी ग्राउंड वर्क किया है और रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम बहुत होती है, बट हम ट्राई करते हैं कि हम बस लोगों से हेल्प लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं बस। सर हमने मैक्सिमम ट्राई किया है कि हम ट्रांसपेरेंसी रख पाए। अगर कोई इंसान हमें 100 रुपए पे दे रहा है तो हम उसको 100 रुपए का हिसाब दें कि हमने वो कहाँ यूज किया है। मतलब ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट खुद में हैं, तो ढेर सारे समाज के जो लोग हैं, वो बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेंगे और उनका भी मनोबल होगा कि ये और चीज़ें बढ़ें। तो जैसे कि आपके टीम में ढेर सारे सदस्य होंगे, तो कभी-कभी क्या होता है कि एक सदस्य की दूसरे सदस्य से किसी बात पे मतभेद हो गया, तो उन चीज़ों को आप कैसे टैकल करेंगे? सर घर पे मम्मी पापा से ना लड़ाई हो जाती है तो घर छोड़ देते हैं। नहीं। तो चित्कार के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो पुराने थे, जो नए हैं, चित्कार इज लाइक हमारा दूसरा घर। अगर हम घर जी। से निकल रहे हैं और चित्कार के वॉलंटियर्स से मिलने जा रहे हैं, तो वो हमारा दूसरा घर है। अगर हम लोग अब आज जो एक्टिव वॉलंटियर्स है, करीब हमारी 50 की टीम है, अगर हम लोग एक मीटिंग में मिल रहे हैं वहाँ पे 25-30 भी वॉलंटियर्स मौजूद है, मैं किसी को अपना व्यू एक्सप्रेस कर रही हूँ किसी चीज में, सबको नहीं अच्छा लगेगा। जी, जी, डेफ़िनेटली ये बात तो आपने सही कहा। बीच का उसका एक सॉल्यूशन निकालना इज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट छोड़ देना, भाग जाना, नाराज हो जाना, वो हमारे में कभी था ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से सबने चालू किया, तो वो चीज कभी आ ही नहीं पाई। अग्रेशन अब आने लगा है, और वो भी एक दूसरे के लिए नहीं होता है, वो जब कोई काम नहीं हो पाता है तो हमें उस चीज पे गुस्सा आती है कि इतने दिन से लगे हुए हैं अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा सर है। हम गुस्सा भी नहीं करते, हम रोने लगते हैं। वी गिव अप कि यार अब तो हो ही नहीं पा रहा है, अब रोना है। तो मैम जैसे कि कहते हैं कोई एक बड़ी संस्था है, तो उसमें लीडर की क्या भूमिका होती है? कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? सर हमारे लिए अ, भले हम सब एक ही एज के थे जब हमने शुरू किया, पर जो हमारी सीईओ है इशिता जायसवाल सर, वैसा लीडर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी टीम को हैंडल करती है और चीजों को रन करती है और इतना काम हो के, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं और अलंकृता या हमारी पूरी टीम काम कर रही है और हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार ये चीज नहीं हुई, 2 दिन बचा हुआ है, कैसे होगा,
पैसा नहीं है, ये नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंस संभालती हूँ तो मुझे ज्यादा टेंशन हो जाती है कि यार पैसा नहीं है, कैसे काम होगा, फाइनेंसेस नहीं है हमारे पास, कोई फंड नहीं बचा है। और वो एज अ लीडर हम सबको सिर्फ ये समझाती है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, आराम से। वो हमने मतलब अगर वो चाहती तो, क्योंकि वो भले जैसे भी है, सेम एज की है, बट वो हमसे पोस्ट में बहुत ऊपर है, बट उसने कभी ये चीज नहीं की, वो हमसे पोस्ट में बहुत ऊपर है, बट उसने कभी ये चीज नहीं की कि ये काम अगर मैंने किसी और को दिया है और अगर उससे नहीं हो पाया तो वो डांटने लगे, चिल्लाने लगे। वो डांटेगी, वो बोलेगी, पर बाद में अगर उससे हो सकेगा तो वो पहले काम कंप्लीट कर देगी, और फिर आफ्टर इवेंट जो हमारी मीटिंग होती है उसमें फिर हमारी थोड़ी बहुत क्लास लगती है कि ये काम कैसे नहीं हुआ था। लेकिन लीडर अगर है तो इशिता है, वो बहुत ही सेल्फलेस है और बायस्ड बिल्कुल नहीं है, उसको टीम रन करना बहुत अच्छे से आता है, तो हम लोग खुद उससे सीख रहे हैं अभी कि एक लीडर कैसे बनते हैं। जी, जी, डेफ़िनेटली मीन्स कहने का मतलब जो टीम लीडर है उनके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं, जो एक टीम लीडर के अंदर होना चाहिए। तो मैम अगर हम बदलाव की बात करें, समाज में बदलाव लाना ज़रूरी है, आप भी मानते हैं? तो अगर आपको मौका मिले, जैसे आप ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा कि समाज में इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए? सर, समाज में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतने टाइम से, तो मुझे लगता है लोगों को खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ रही है, अगर मुझे कारण पता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रही है, अगर मुझे किसी से कोई नाराजगी है, कुछ भी है, तो उसका भी सोल्यूशन होता है। लोगों को ये सीखना चाहिए कि उन्हें खुल के बात करनी है, उन्हें अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी है। जैसे हम बच्चों के साथ खासकर ये चीज करते हैं। बड़े जो होते हैं वो बच्चों को अक्सर उनकी चीजों के लिए दबा देते हैं। अगर घर में कोई बच्चा है जो बेवजह किसी बात पे गुस्सा कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है पर उसे गुस्सा आ रहा है, तो बड़े होने के नाते हमें शायद समझना चाहिए कि क्यों, हमें उससे बात करनी चाहिए। पर हम उस बच्चे को जिद्दी, अरे ये बहुत एग्रेसिव बच्चा है, ऐसा घोषित कर देते हैं, बदतमीज है, ऐसे तो बस बोलना है, ये है। तो हम ट्राई करते हैं कि बदलाव में हम लोगों को सिखाएं कि आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, खुल के बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे लड़का लड़की से करे, लड़की एक दूसरी लड़की से करे, बच्चे अपने माँ बाप से करें, तो वो बदलाव थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग एक दूसरे से खुल के बात करें और आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। डेफ़िनेटली मैक्सिमम जो समस्याएँ हैं, अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं अनुभव करता हूँ, एक होता है कम्युनिकेशन गैप या फिर आप कह सकते हैं जनरेशन गैप। जी। तो जनरेशन गैप अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेट अगर समय-समय पे करते रहेंगे, तो जो हम देखते हैं समाज में ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन पे चले जा रहे हैं, एक टैबू बना हुआ है कि कैसे इन चीज़ों से दूर पाया जाए, एडिक्शन के मतलब लत पे जा रहे हैं। तो अगर वो कम्युनिकेशन समय-समय पे करते रहेंगे, तो उन चीज़ों से वो बच जा सकते हैं। सर, पेरेंट्स के साथ-साथ एक्चुअली ये बच्चों को भी सीखना होगा, क्योंकि जो हमारी एज के या हमारी जनरेशन के बच्चे हैं, वो, मैं सबको नहीं कहूँगी, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को थोड़ा-सा पुरानी जनरेशन का समझते हैं, इसलिए वो उनसे गैप कर लेते हैं कि मैं तो जेन ज़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाएँगे। बट बट जबकि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि सर कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा डिप्रेशन में सुसाइड कर ले। फोन चलाना पूरे दिन घर पे, अगर बच्चा है आपका वो पूरे दिन फोन चला रहा है। सर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं सुबह से घर से निकल रही हूँ, मैं शाम को घर पहुंच रही हूँ, तो मेरे माँ बाप, मतलब टचवुड मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा मुझे बैठा के क्या हुआ बेटा, कैसा गया दिन, और उन्होंने मुझे इतना सर पे चढ़ा रखा है कि मैं उनसे दुनिया की कोई भी बात कर सकती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कोई भी गलत काम करके आऊंगी ना, तो आई विल टेल पापा कि पापा आज मैंने ये किया, और वो मुझे बहुत प्यार से समझाएंगे। ये जनरेशन गैप ऐसा नहीं उनमें कभी था नहीं, बट कुछ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो ओवरकम करें वो चीज, और कुछ बच्चों को भी, इसीलिए हमारी ड्राइव थी मन का मेला, जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करना सिखाते थे कि कैसे अपनी जो एक्चुअल में वो फील कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन या जिसके भी साथ वो कंफर्टेबल है, भी टीचर, उनसे वो शेयर करता है। मतलब ये जो मन का मेला जो आपका प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, कैसे होता है?
सर मन का मेला एक हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप ड्राइव कह सकते हैं था, जो कि हम लोग ने इलाहाबाद के काफी बड़े स्कूलों में भी कवर किया है। बच्चों को गुस्सा आ रहा है, बच्चों को रोना आ रहा है, जो भी उनकी फीलिंग्स है वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको बात करना नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने पेरेंट्स या अपने जो भी उनके गार्डियन है उनसे शेयर कर पाए। तो उनको एक सही रास्ते पे लेके जाना, उनको चीजें समझाना कि वो ऐसे बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट लिख सकते हैं, अलग अलग मीडियम से वो अपनी जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको शेयर कर सकते हैं लोगों से। तो मैम अभी जो आपकी संस्था है चित्कार, तो उसमें अभी क्या-क्या प्रोग्राम रन हो रहा है? सर चित्कार में अभी हम काफ़ी ड्राइव्स और प्रोग्राम्स करते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला जो रहा था रेड रेवोल्यूशन, जो हम औरतों के लिए करते हैं। उसके साथ-साथ हम मन का मेला जो बच्चों के लिए है, उसके साथ हम आज़ादी की राह करते हैं। आज़ादी की राह हम वो भी बच्चों का ही प्रोग्राम है, पर उसमें और मन का मेला में ये डिफरेंस है कि मन का मेला में वो बच्चे आते हैं जो कहीं पढ़ रहे हैं, जो थोड़े एजुकेटेड हैं और जो थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, मतलब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। और आज़ादी की राह हम उन बच्चों के साथ करते हैं जो स्लम में रहते हैं, जिन्हें जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है लाइफ में। तो उनके साथ हम उन चीज़ों को ये हम उन बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप सब कुछ करिए, लेकिन आपका एक पढ़ा-लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ हम क्लोथ डोनेशन करते हैं, हम चित्कार सोशल्स करते हैं। चित्कार सोशल्स में सर जो भी सोसाइटी में इविल चीज़ें हैं, जिसे हमें लगता है कि एज़ अ एनजीओ या एज़ अ कम्युनिटी हमें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम वो करते हैं। हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो ऐसी ही काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। ये नुक्कड़ नाटक में क्या करते हैं वैसे? सर हमने नुक्कड़ नाटक काफ़ी चीज़ों पे किया है। अभी हमने रिसेंटली एक किया था पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल चीज़ों से रिलेटेड कि कैसे उन चीज़ों को एक बीमारी बना दी जाती है। एक इतना बड़ा टैबू बना दिया जाता है कि अगर किसी लड़की को वो दिन चल रहे हैं, तो वो किचन में नहीं जा सकती, वो बाहर घूमने नहीं जा सकती। और उसी नुक्कड़ नाटक में हम उस चीज़ को एक नाटक के थ्रू थोड़ा-सा कॉमेडी, थोड़ा-सा सीरियसनेस मिक्स करके हम उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि वो लोग ये समझ सकें कि हम क्या मैसेज उनको देना चाह रहे हैं। उस नुक्कड़ नाटक में ये भी था कि अगर ये प्रॉब्लम लड़कों के साथ हो रही होती, तो क्या सिनेरियो होता देश का या सोसाइटी का। तो मतलब हम इसी तरीके से लोगों तक एक ऐसा मैसेज पहुँचाना चाहते हैं अपने नाटक के थ्रू कि उनका क्या समझना ज़रूरी है। जैसे मैम आजकल जो चल रहा है, जैसे आपने कहा एक साइकोलॉजिकल भी आप चीज़ें देखते हैं, तो जैसे एक छोटी-सी एज का बच्चा जिसके घर पे कोई नहीं रहते हैं, वर्किंग पर्सन है और वो बचपन से ही एडिक्ट हो गया जैसे कि टोबैको है, सिगरेट है, तो अगर वो बच्चा आपको दिखे तो आप उसको कैसे समझाएँगे कि ये चीज़ें खराब हैं? सर ये बहुत टफ टास्क है। क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ ये टफ है क्योंकि इंसान एडिक्शन में तो तब जाता है, पहली चीज़ तो पेरेंट्स नहीं है साथ। बचपन से अगर वो वर्किंग है या एक्स वाई ज़ेड किसी भी रीज़न से अगर वो साथ नहीं रहते हैं या बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा अपनी चीज़ों को या तो वो अपनी खुशियाँ कहीं और ढूँढने लगेगा या तो वो चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होके कहीं और अपना टाइम देने लगेगा। अगर वो खुशियाँ कहीं और ढूँढ रहा है तो या तो वो दोस्तों में बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा, वो कुछ खेलने लगेगा, कुछ करने लगेगा। अगर वो एडिक्शन में वो भी गलत चीज़ों में चला गया है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो इतने टाइम से काम करते हुए हम प्रेफ़र करेंगे कि उससे हम पहले बात करें कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो उसे ये मोटिवेट कर देती है कि तुम एक गलत एडिक्शन में चले जाओ। और उसके बाद अगर उसे ज़रूरत है कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करे, किसी डॉक्टर से बात करे, तो हम वो भी हेल्प करवा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो फ्री बच्चों की हेल्प करने के लिए मैम आपका ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है, मतलब ये काबिले तारीफ़ भी है और ये समाज में मैं अक्सर देखता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मुझे भी कहीं अगर ये ऐसे बच्चे दिखे, तो डेफ़िनेटली मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और एटलीस्ट मैं भी समाज का हिस्सा बनूँ कि मैं कम से कम समाज को सुधारने में कुछ हेल्प अपना योगदान कर सकूँ। मैम जैसा कि हम लोग देखते हैं चाइल्ड लेबर, ये चीज़ें अभी भी उस लेवल पे हैं कि या तो प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे या तो उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट लेवल पे कागज़ी कार्रवाई तो बहुत बढ़िया है कि हमने इन चीज़ों पे पूरी की पूरी हमने महारत हासिल कर लिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आज भी चीज़ें देखी जा रही हैं।
तो इनसे कैसे बचा जाए या आपकी जो एनजीओ है इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? सर, हमने काफ़ी स्लम एरिया में काम किया है और वहाँ पे हमने ये देखा है कि पेरेंट्स की ये मेंटालिटी है कि अगर हम ई-रिक्शा चला रहे हैं और हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारा घर चल रहा है, तो मेरा बच्चा भी ये कर सकता है, उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो काम गलत है या वो काम बुरा है, लेकिन आपका ये सोचना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चे का पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। तो हम एक स्लम एरिया में जाते हैं जहाँ पे हमने बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं और उन बच्चों को हम ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकते हैं, तो हम इतना ज़रूर सिखा देते हैं कि आपको पढ़ाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम वहाँ पे जब अपने बारे में उन बच्चों को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ चित्कार का काम तो करते नहीं, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे एक टीम वर्कर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो सेनको में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, हम सब कुछ किसी ना किसी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अलंकृता खुद इतनी अच्छी पोस्ट में है एलआईसी में, तो हम उन बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर आप हमें देख रहे हो कि हम आपकी आके यहाँ पे मदद कर रहे हैं और हम आपको खाने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, आपको बुक्स दे रहे हैं, वो हम अपने पास से तभी दे पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने पढ़ाई की है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कभी ना किसी की मदद कर पाओगे, ना आप कभी खुद की मदद कर पाओगे। तो वहाँ के काफ़ी बच्चे इन चीज़ों को सीख गए हैं और वो पढ़ाई के लिए अब काफ़ी मोटिवेटेड हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हमारी तो सर फ्री क्लासेस भी चलती है बलुआ घाट में, मस्ती की पाठशाला के नाम से, जहाँ पे हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होती हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और उनको हम पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, हम उस चीज़ में आगे लेके जाना चाहते हैं। डेफ़िनेटली मैं भी कोशिश करूँगा कि कम से कम कुछ दिन मैं भी पढ़ा सकूँ। मैं भी एक छोटा-सा टीचर हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने एंगल से पूरा का पूरा योगदान दे सकूँ और अपने साथियों से भी कहूँगा कि आप लोग आगे आएँ, समाज का हिस्सा बनें, क्योंकि समाज में रहना है, हमें एट द एंड समाज पे ही रहना है और जो भी चीज़ें हम समाज में करेंगे, वो कहीं न कहीं हमारे लिए वेल विशेस में या फिर हमारे डेस्टिनी में कहीं न कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जैसे मैम मान लीजिए आप इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि एक ऐसा इवेंट आप कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स एग्री ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को भेजें, तो आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे? सर, हमने जैसे मैंने आपको बताया, हमने जुलाई में एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जश्न चित्कार। उस इवेंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, बट हमने ये सोचा था कि हमने जिन बच्चों के साथ काम किया है, जिन बच्चों के लिए काम किया है, उन बच्चों का एक छोटा-सा प्रोग्राम हम करवा सकें। जैसे हमने ब्लाइंड स्कूल में अपना मन का मेला किया था, तो वो ब्लाइंड स्कूल के बच्चे आए थे, उन्होंने गाना गाया था। हमारी एक टीम जाती थी उन्हें 1 हफ्ता गाना सिखाने और फिर वो बच्चे आए थे। ऐसी ही हमारी एक टीम एक स्लम एरिया में जाती थी बच्चों को डांस सिखाने, कुछ नाटक सिखाने, ताकि वो हमारे इवेंट में परफ़ॉर्म कर सकें। क्योंकि हमारे इवेंट में इतने शहर के इतने नामी लोग आ रहे थे, हम चाहते थे कि वो उन बच्चों से मिले पहले जिन बच्चों के साथ हमने काम किया है। तो ऐसा हुआ था, हमारी टीम ने 1 हफ्ता काम किया, उन्हें सिखाया, सब कुछ किया और द फाइनल डे जिस दिन बच्चों को आना था, हमारी टीम बच्चों को लेने गई और वहाँ के पेरेंट्स ने बोला कि आप हमारे बच्चों को ले जाएँगे तो आप बेच देंगे। इसलिए हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी थी सर, और मैं बता सकती हूँ मेरी एज के लोग गए थे, मैं नहीं गई थी बट मेरी ही एज के लोग गए थे, अलंकृता गई थी वहाँ पे। अलंकृता अपना एक्सपीरियंस शेयर मैम करेगी। अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं वहाँ पे लिटरली रो के आई हूँ, मैंने उन लोगों से हाथ, क्योंकि अब वहाँ पे अग्रेशन नहीं चल सकता था, वहाँ पे हम उन्हें जबरदस्ती नहीं ले जा सकते थे। तो फिर मैं वहाँ पे रो के मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े कि प्लीज आप अपने बच्चे भेज दीजिए, आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ चलिए। और सर जब वो आए हैं होटल में तो दे वर सो हैप्पी, बच्चे उस समय भी रेडी थे, बस उनके पेरेंट्स का एट द एंड पूरा सिनेरियो ही बदल गया। और शायद आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आए थे। हाँ, फिर हम उनके पेरेंट्स को भी साथ में लेके आए। मतलब ये चीज़ें होती रहती, उनका भी सोचना सही है कि वो भी एक समाज के हिस्से हैं, वो भी ढेर सारी चीज़ें देखते हैं कि आदमी किसी बहाने से बुलाता है और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनका भी सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आप लोगों ने किया मतलब कहते हैं ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया, जो आप लोगों ने इतनी पोलाइटली काम किया वो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप समाज के लिए आप इतना इतना काम कर रहे हैं और
कहीं ना कहीं हमारी ये वेल विशेष है कि आपका जो एनजीओ है वो पूरी दुनिया में फैले। थैंक यू सर। मैम, आपकी अगर संस्था में कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? सर हमारी संस्था में जुड़ना बहुत आसान है। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है चित्कार कम्युनिटी के नाम से, आप उसे सर्च कर सकते हैं, आप उसमें हमें डीएम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं सर को शेयर कर दूंगी। सर आप प्लीज लोगों को तक पहुंचा जी जी जी, दीजिएगा। डेफिनेटली। और जिसको भी जुड़ना हो कोई फीस नहीं लगती है एज सच, और आप जुड़िए। मैं तो चाहूंगी हमारी टीम, जैसे हमने प्रयागराज में शुरू किया था इसको, और उसके साथ साथ अब हमारी टीम दिल्ली एनसीआर में भी है, तो जो लोग वहां जुड़ना चाहें और काम करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, वो वहां भी जुड़ सकते हैं। आपको बस अब एक छोटा सा मैसेज करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, और चित्कार विल वेलकम यू। थैंक यू मैम, आपने इतना कीमती समय दिया। आप मतलब आप वर्किंग लाइफ में भी काम कर रहे हैं, वर्किंग भी है, और साथ ही साथ एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी पूरी की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। थैंक यू।